नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका इस समय बहुत बौखलाया हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट तो करवा लिया, लेकिन तख्ता पलट का पूरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जो उसको लग रहा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का सीधा असर भारत में पड़ेगा, तो अब उसकी नज़र है भारत में तख्ता पलट कराने की। उसको ये दिख गया कि उसके टूल किट काम नहीं करते, एक सीमा तक काम करते हैं, उसके बाद वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होते। तो टूल किट्स अकेले जो है ये काम नहीं कर सकते। तो अब भारत पर और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर अमेरिका की ओर से बहुतरफा हमला होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसके लिए सवाल ये है कि इस सरकार को सबको मालूम है कि अपना बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, वो गठबंधन के साथियों पर निर्भर है। तो इस सरकार को अगर गिराना है तो गठबंधन के साथियों को मोदी से, भाजपा से अलग करना पड़ेगा। तो भारत में तख्ता पलट के लिए तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। एक तो अराजकता फैलाने की, सैबोटेज करने की। ये जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं इनमें से सब नहीं, लेकिन 70 से 80% जो है एक षड्यंत्र के तहत हो रही हैं। कुछ दुर्घटनाएं जो है रेल कर्मियों की लापरवाही की वजह से या तकनीकी खराबी की वजह से, दूसरे वजहों से भी हो रही हैं जो वास्तविक हैं। लेकिन ज़्यादातर घटनाओं के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन केवल इसी से तो काम चलने वाला नहीं है। तो अब एक नई स्ट्रेटजी पर अमेरिका जो है काम कर रहा है। उसको इस बात का बड़ा मलाल है कि बांग्लादेश में उसने तख्ता पलट तो करवा दिया, लेकिन शेख हसीना को भारत निकालने में कामयाब हो गया। ये अमेरिका इसको अपनी बड़ी हार के रूप में देख रहा है। और जिस तरह का दबाव बांग्लादेश के नए प्रशासन पर बनाया है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, उससे उसकी तिलमिलाहट और बढ़ गई है। मोहम्मद यूनुस जो इस नई सरकार के, अंतरिम सरकार की मुखिया हैं, उनको देवी मंदिर जाना पड़ा। ये अमेरिका के लिए हार जैसा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके मोहम्मद यूनुस को कहना पड़ा कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। इसका उन्होंने आश्वासन दिया। इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ था ऐसा। अमेरिका के दखल के बावजूद ऐसा हो रहा। और फिर से याद दिला दूं, पिछले वीडियो में भी कहा था कि अमेरिकी प्रशासन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई टिप्पणी करने से भी मना कर दिया। उसका विरोध करना, उसको रोकने की कोशिश करना, ये सब तो छोड़ दीजिए, कोई टिप्पणी करने से भी मना कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन उसको यहाँ कोई मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं दिखा, यहाँ माइनॉरिटी का उत्पीड़न नहीं दिखा, क्योंकि वो हिंदुओं को माइनॉरिटी मानते ही नहीं। उनकी नज़र में माइनॉरिटी अगर कोई है तो मुसलमान है और क्रिश्चियन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब अमेरिका के हाथ में जो अपने हथियार हैं उनका इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू हो गई है। आपको मालूम है कि अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च जो है वो दुनिया भर में धर्मांतरण के लिए और इस तरह के कामों के लिए फंडिंग करता है। तो हैदराबाद का जो बैप्टिस्ट चर्च है उसको फंडिंग मिलती है अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च से। और ये खबर न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक ने दी है कि अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च, जो हैदराबाद का बैप्टिस्ट चर्च है, उसके जरिए चंद्रबाबू नायडू पर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि वो एनडीए से अलग हो जाए। तो इस सरकार को कमज़ोर कर सकते हैं। वक्फ पर जो विधेयक आया है संसद में, जो जेपीसी को भेज दिया गया है, उस पर टीडीपी का जो मुस्लिम मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसने उस पर आपत्ति जताई है, उसका विरोध किया है। तो इसके जरिए माहौल बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है चंद्रबाबू नायडू पर। और ये इस बात की बड़ी प्रबल संभावना है कि संसद के अगले सत्र यानी शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और मुद्दा बनाया जाए वक्फ कानून में संशोधन के लिए जो प्रस्ताव संसद में आया है उस पर। क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके आधार पर सरकार जो है नया संशोधन विधेयक पेश करेगी। और उस समय अगर मतभेद पैदा हो जाते हैं सरकार के जो सहयोगी दल हैं, तो सरकार के लिए उस विधेयक को पास कराना कठिन हो जाएगा। अब ये सरकार का जो है फ्लोर मैनेजमेंट
पॉलिटिकल मैनेजमेंट, उसकी परीक्षा होगी। लेकिन अमेरिका अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रहा है। और इसके अलावा इतने तक ही मामला नहीं रुका है, इसके अलावा स्पुतनिक की ही खबर है, और खबर क्या है वो मतलब सार्वजनिक रूप से सामने है सबके। वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी कि भारत किसी भी समय बांग्लादेश में मिलिटरली इंटरवीन कर सकता है। तो बांग्लादेश को डराने की कोशिश हो रही है। और भारत जो ये दावा करता रहता है, प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हम किसी पर हमला नहीं करते, हम कोई विस्तारवादी नीति हमारी नहीं है चीन की तरह या दूसरे देशों की तरह। वो जो एजेंडा है, वो जो उनका यूएसपी है, उसको ख़त्म किया जाए। तो बांग्लादेश में मिलिट्री एक्शन का डर दिखाया जा रहा है। और ये एक तरफा नहीं है, इसकी बात फिर विस्तार से करेंगे कि ये बड़ा मुद्दा है, क्यों ये खेल खेला जा रहा है। इसके पीछे भी बड़ी खतरनाक रणनीति है। इसके पीछे जो रणनीति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की रणनीति है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी मीडिया ये लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत से संभल कर रहो, बांग्लादेश की नई सरकार को ये सूचना दी जा रही है। CIA लगातार ये सूचना दे रहा है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कि सावधान रहिए, भारत किसी समय दखल दे सकता है अपनी सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करके। भारत ने आज तक इस तरह का दखल नहीं दिया। जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, बांग्लादेश नहीं बना था, ये हिस्सा ईस्ट बंगाल था, तब एक समय जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो ऐसी स्थिति आई थी। सेना तैयार थी ईस्ट बंगाल में दखल देने के लिए और एक हिस्सा उस ईस्ट बंगाल का निकालकर हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाने के लिए। और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी जब जवाहरलाल नेहरू ने इंटरवीन किया, इसको रुकवा दिया। और इसी के बाद नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। उस समय 1 लाख लोग करीब जो है ईस्ट बंगाल से भागकर भारत आ गए थे। भारत पर लगातार जो है शरणार्थियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। ईस्ट बंगाल में पाक सेना का और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी सरकार का अत्याचार हिंदुओं पर लगातार बढ़ता जा रहा था। उस समय ये परिस्थिति बनी थी। लेकिन उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ही, उसको शांत करने के लिए और ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए नेहरू ने नेहरू लियाकत पैक्ट किया। दोनों देशों में ये समझौता हुआ कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है यानी मुख्य रूप से हिंदू, उनकी सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान सरकार की होगी और भारत में जो मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार की होगी। अब आप देखें कि ये समस्या जो है इसकी जड़ में है गांधी की जिद या गांधी की घोषणा कह लें। गांधी ने पहले कहा था, महात्मा गांधी ने, कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। लेकिन उनका ये दावा या उनकी ये प्रतिज्ञा वो सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश इकोसिस्टम उनके साथ नहीं था। आप देखें जो भी महात्मा गांधी ने कहा, जब तक ब्रिटिश सरकार और उसका इकोसिस्टम उनके साथ रहा उसमें वो सफल हुए, इसमें सफल नहीं हुए। भारत का बंटवारा हुआ और उसी समय जब महात्मा गांधी ने देखा कि अब वो बंटवारा रोक नहीं सकते हैं तो उन्होंने एक घोषणा की कि जो मुसलमान भारत में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, उनको यहाँ रुकने देना चाहिए। नेहरू इससे सहमत हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साफ साफ कहना था कि ये समस्या हिंदू मुसलमान की ख़त्म ही नहीं होगी, ये बनी रहेगी और आगे चलकर और ज़्यादा समस्या पैदा करेगी अगर आबादी का आदान प्रदान नहीं हुआ। क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है तो इसलिए भारत में जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको भारत लाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो है अमेरिका की जो कोशिश है कि ये सरकार रहते, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते, हिंदुओं पर अत्याचार और मुसलमानों को भड़काने का यानी भारत के एक और विभाजन का आधार तैयार करना मुश्किल होगा। इसलिए उनकी राह में, उनके रास्ते में या उनके एजेंडे में कहिए या लॉन्ग टर्म उनकी जो प्लानिंग है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए 2024 के चुनाव में अमेरिका ने दखल दिया भारत के चुनावों में। चुनाव से पहले जिस तरह के टूल किट्स का इस्तेमाल हुआ, चुनाव के दौरान जिस तरह के मुद्दे उठाए गए,
उन सब की कोशिश थी कि किसी तरह से मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोको, लेकिन भारत के मतदाता ने ऐसा होने नहीं दिया। बीजेपी की सीटों की संख्या भले कम हो गई, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सके। अब हैदराबाद में अमेरिका की काउंसिल जनरल हैं जेनिफर लार्सन, वो चंद्रबाबू नायडू से मिल चुकी हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिल चुकी हैं। तो ये तो दोनों निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जनादेश से सत्ता में आए हैं, इनसे मिलना तो एक बार फिर भी समझ में आता है। और तीसरे जिस राजनीतिक व्यक्ति से वो मिली हैं, उनका नाम सुनिए। उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी का एकमात्र एमपी है और जो वो खुद हैं। उसके अलावा उनका पूरे देश में कहीं कोई जनाधार नहीं। उससे मिलकर और इस बात को सार्वजनिक करके अमेरिका क्या संदेश देना चाहता है, इस बात को समझिए। अमेरिका इस देश में फिर से वही माहौल तैयार करने में मदद करना चाहता है जो देश के बंटवारे से पहले का माहौल था। और फिर कह रहा हूं कि इसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसलिए उनको सत्ता से बाहर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, और ये प्रयास दिनों दिन बढ़ने वाले हैं, ये रुकने वाला नहीं है। अमेरिका को लग रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट करके भी वो एक तरह से हार गया, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट वो भारत पर चाहता था, वो उसको उम्मीद थी कि उसका इम्पैक्ट ये होगा कि भारत में भी इस तरह का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जो विपक्षी दल कई नेता कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खास तौर से। ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ उसी टेम्पलेट को भारत में भी लागू करना चाहिए। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि जो परिस्थिति बांग्लादेश में थी वही भारत में भी है, यहाँ भी ऐसा आंदोलन हो सकता है। इससे आप बात को समझिए। बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ वो अमेरिकी शह पर हुआ, अमेरिकी फंडिंग से हुआ। जॉर्ज सोरोस उसके पीछे थे, उसके बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और भारत में भी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग लगातार आ रही है, और वो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके थे चुनाव से पहले कि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा फंड जमा कर रखा है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखिए तो आप एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे कि भारत को फिर से विभाजित करने, भारत में फिर से हिंदू मुस्लिम की जो फॉल्ट लाइन है उसको और चौड़ा करने, हिंदुओं को असुरक्षित करने, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने और इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ कुछ न हो, इसके लिए माइनॉरिटी के उत्पीड़न का मुद्दा जो समय समय पर अमेरिका उठाता रहता है उसको उठाना। वरना आप बताइए, फिर से यही सवाल पूछ रहा हूँ, अपने मन में ज़रूर सोचिएगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अदालत के आदेश से होती है, उस पर अमेरिका को चिंता हो जाती है। लेकिन बांग्लादेश में हज़ारों हिंदू मारे जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, लेकिन अमेरिका को कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं दिखता, उसको कहीं जनतंत्र की चिंता नहीं होती, उसको कहीं मानवता की चिंता नहीं होती, ह्यूमन राइट्स का सवाल वो नहीं उठाता। इन सब से समझिए कि इसके पीछे रणनीति क्या है। इस समय अमेरिका के टारगेट पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्टैंडिंग बढ़ रही है, जो ताकत बढ़ रही है विश्व मंच पर, वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। तो भारत को दबाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैसियत को कम करने, इसके लिए जो भी हो सकता हो वो अमेरिका करने की कोशिश करेगा। अभी आपको बहुत बड़ा प्रयास इसलिए नहीं दिख रहा होगा कि वहाँ चुनाव होने वाले हैं, नवंबर में वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो उनको मालूम है कि इस समय जो करेंगे वो दांव किसी भी तरफ जा सकता है, उनके पक्ष में भी जा सकता है, उनके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। तो चुनाव में अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कमला हैरिस जो अब डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं, वो अगर राष्ट्रपति चुन ली जाती हैं, ये प्रयास बहुत तेज़ी से होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसके सलाहकार अभी भी हैं और उसके सलाहकार होंगे बराक ओबामा। भारत खासतौर से मोदी कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो बाजी पलट जाएगी। इसलिए
भारत में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा क्या आता है। तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, इंतज़ार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।